हेलो फ्रेंड्स। स्टडी हब के इस सीरीज में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे बिहार के प्राचीन बिहार। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार में मध्यकालीन बिहार। उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तुर्क शासन में बिहार की क्या स्थिति थी। स्थानीय वंश कर्नाट वंश के समय बिहार की स्थिति क्या थी। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी। मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी। अफगान शासन में बिहार की स्थिति क्या थी। ये सारा देखेंगे हम लोग। इसके बाद सिख धर्म देखेंगे, इसमें गुलाम वंश के समय में भी देख लेंगे। गुलाम वंश के समय भारत की स्थिति देख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे और स्रोत मध्यकालीन बिहार को जानने का स्रोत कहाँ से मिलता है, ये ये शुरू करते पहले। देखिए, पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखिए तो सिक्के से पता चलता है कि लखीसराय जिले के, इसको रुके बड़ा कर देते हैं। चलिए हो गया होगा। लखीसराय जिले के जयनगर में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सिक्के मिले हैं। उस वहां से बिहार वहां से मध्यकालीन बिहार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बाजीराव शिंदे के नाम वाले दो तांबे के सिक्के इस क्षेत्र के मराठा की मौजूद होने की पुष्टि करता है। मराठा की मौजूद स्थिति होने की पुष्टि करता है। दरभंगा में जामा मस्जिद की दीवार पर लगाए गए 1326 ईस्वी के अरबी शिलालेख में उल्लेख किया गया कि दरभंगा इकलीम तुगलकपुर उर्फ तिरहुत शीर्षक के साथ एक टकसाल शहर भी बन गया। यह शिलालेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अकबर 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 ने पटना अजीमाबाद राजमहल में टकसाल का निर्माण किया, जहां 1500 ईस्वी के बाद सिक्के बनाए गए। इस मध्यकालीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत के सिक्के से यहाँ से जानकारी मिले हैं पुरातात्विक विदों को। चलिए अब शिलालेख से देख लेते हैं। मध्यकालीन बिहार में शिलालेखों के दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात अरबी और फारसी और एक गैर फारसी में। अरबी और फारसी शिलालेख देखें तो मस्जिदों, कब्रों, इमाम बाड़ों आदि की दीवारों पर पाया जाता है। ये शिलालेख ज्यादातर पटना, बिहार शरीफ, सासाराम राजमहल में पाए जाते हैं। 1545 ईस्वी का शेरशाह का एक शिलालेख उसकी कब्र पर मिला है। मोहम्मद इब्न यूसुफ का वेदीबुन शिलालेख बिहार में मुस्लिम शासक के विस्तार पर प्रकाश डालता है। बिहार में कौन सा शिलालेख है जो मुस्लिम शासक के विस्तार का प्रकाश डालने में मदद करता है। मोहम्मद इब्न यूसुफ का वेदीबुनी शिलालेख है। ठीक, चलिए चलिए इसको डाल लेते हैं।
पाल वंश पाल वंश के पतन के बाद उभरे छोटे राज्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है वो शिलालेख बल्ला सेन बल्लाल सेन का सोनखड़ शिलालेख है, गढ़वाल का मनेर ताम्र शिलालेख है, सिमरौ स्तंभ शिलालेख है, अंद्राथडी शिलालेख है और प्रतापमल के शिलालेख है। ये यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मध्यकालीन बिहार की जानकारी किस किस शिलालेख से मिली थी। तो वहाँ 3-4 ऑप्शन देके इनमें से कौन कहाँ से मिली है या कहाँ से नहीं मिली है, ऐसे करके ऑप्शन डाल के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब स्मारक से देखें तो स्मारक हमें शासक विशेष के तहत राज्य की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। बिहार में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के 70 स्मारकों को मान्यता दी गई है। यहाँ पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार में कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी गई है, तो 70 स्मारकों को। ठीक, चलिए इसको अब साहित्यिक स्रोत में देख लेते हैं। बिहार में प्रसिद्ध स्मारक स्थल देखते हैं। रानी का महल, इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में। ये कथन में मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। शाह शाह मुखदुद्दीन दौलत मनेरी इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है, तो मनेर पटना में है। हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में है। रोहतास गढ़ का किला कहाँ है, तो ये तो पता है, रोहतास गढ़ का किला पूछ रहा है तो रोहतास ही होगा, ये याद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बख्तियार खान मलिक का मकबरा कहाँ है, तो सराय कैमूर में है। 3 प्रस्तर शिलालेख कहाँ पे है, सासाराम रोहतास में है। साहित्यिक स्रोत में देखिए तो बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में उल्लेख कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मिनाज उस सिराज के द्वारा लिखित तकागत ए नासिरी से मिलता है। तुजुक ए बाबरी द्वारा लिखित तुर्की भाषा में लिखा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखा है तुजुक ए बाबरी से मिलता है। मध्यकालीन बिहार का स्रोत, साहित्यिक स्रोत अबुल फजल के अकबरनामा से मिलता है। अब्बास सरवानी के तारीख ए शेरशाही से मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख ए फिरोज शाही से भी मिलता है। गुलाम हुसैन सलीम आरा द्वारा लिखित रियाज उस सलीमुद्दीन आदि द्वारा भी मिलता है। स्थानीय भाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखें तो कीर्ति लता विद्यापति कृति, ज्योतिषरी की वर्ण रत्नकर, चंद्रशेखर वाचस्पति की रचनी रचनाकर आदि, सूफी साहित्य तज़किरा, मकतूबत मलकुजात यहाँ से मिलते हैं। मध्यकालीन बिहार के साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस साहित्यिक स्रोत से मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये 3-4 ऑप्शन देखिए कौन सा कहाँ से मिला है या कहाँ से नहीं मिला है, ऐसे करके ऑप्शन दिया जा सकता है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। तुर्क शासक यहीं से चालू था, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। हाँ, यहीं से चालू करना। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी का समय देखे तो बिहार में सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, तो बख्तियार खिलजी या बख्तियार खिलजी
किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिजली के आक्रमण के समय छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी विहार की विजय थी। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। तो किसने उदंतपुरी के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया? तब बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन वन, इन विश्वविद्यालयों में उसने आग आग लगवा दिया था। उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया, अभी के वर्तमान में बंगाल है, पर चढ़ाई की जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के बिना लड़े ही डर कर भाग गया। लक्ष्मण सेन ने बख्तियार खिलजी से बिना लड़े ही डर के भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौतमी को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अब देखिए, संतुलन काल में बिहार की स्थिति। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष बिहार के लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। दिल्ली सुल्तान और बंगाल के शासकों के बीच निरंतर संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। किस शासक ने किस दिल्ली सुल्तान ने बिहार का प्रथम अभियान किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कर्नाट क्षेत्र पर किस शासक ने विजय प्राप्त की? किस तुगलक शासक ने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। तो बंगाल अभियान के समय बिहार कौन आया था? तो फिरोज शाह तुगलक आए थे। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिले हैं। किस शासक ने जैन मंदिरों में अनुदान दिया था और उसका प्रमाण मिला है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। यहाँ पूछा जा सकता है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम गफूर का था। यहाँ देख, अफगान, इसमें और है, देख लेते हैं स्लाइड में आगे। अब देखते हैं अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान रूहानी को बिहार में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। सिकंदर पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी ने बिहार में राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दरिया खान रूहानी को। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा की युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर अफगानों के बीच हुआ था।
किस ईस्वी में हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन का था, जो सासाराम के राजगीरदार थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां थे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बार खान नोहानी ने फरीद खां को शेरशाह की उपाधि दी। शेरशाह फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खान नोहानी ने दी। शेर खां को नोहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दोदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। यहाँ बहार खान नोहानी के पतन के बाद शेर खां ने उसकी विधवा पत्नी दोदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि शेर खां ने बिहार क्षेत्र कैसे अपने अधीन किया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने किस ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई की? तो 1534 ईस्वी में। सूरजगढ़ की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक के बीच। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध के बाद फरीद खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध किसके बीच हुआ था? 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसी युद्ध में, चौसे के युद्ध में, इन्हें फरीद खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और उसे शेर खां की उपाधि बहार खान नोहानी ने दी थी। ये भी याद रखना जरूरी है। शेरशाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन 1544 ईस्वी में बारमार विजय किया। शेरशाह ने 1547 में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ का क्षेत्र विजय किया और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वो घायल हो गया। 1545 में कालिंजर के अभियान में गोला फटने से घायल और उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 1545 ईस्वी में किस अभियान के दौरान? तो कालिंजर अभियान के दौरान। कैसे? तो गोला फटने के कारण। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया, सासाराम का मकबरा बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है। सासाराम का मकबरा का आकार कैसी है? तो अष्टकोणीय है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। रोहतास किला किसने बनवाया? शेरशाह ने बनवाया। जब्ती प्रणाली किसने चलाई? शेरशाह ने। जब्ती प्रणाली में ये होती थी कि भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने ही अपना, इतना मतलब अच्छा था जब्ती प्रणाली कि इसे बाद में अकबर ने भी अपनाया था भूमि लगान के लिए। जमीन को माप कर उस हिस्से में जितनी उपज होती थी उस हिसाब से लगान राजस्व वसूला जाता था किसानों से। शेरशाह का शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और व्यापार में व्यापक सुधार किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुगल काल के बिहार देखिए तो शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश सत्ताएं बनी रही, लेकिन 1555 और 56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हुई। दिल्ली में मुगल राज पुनः स्थापना बिहार जब दिल्ली में मुगल राज की स्थापना फिर से हुई तो बिहार में ताज खां
करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। अकबर ने कब पटना जीता? 1576 ईस्वी में। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर पूछने के लिए पूछ सकता है। और किसे दंडित करने के लिए? तो दाऊद खां को दंडित करने के लिए। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। बिहार को मुगलों द्वारा कितने ईस्वी में सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया? तो 1580 ईस्वी में दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया? तो मुनीम खां को बनाया गया। राज मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया अकबर के द्वारा। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। किसके समय? क्वेश्चन बनता है किसके समय बिहार काफी मजबूत हुआ? तो अकबर के समय। और अकबर के समय किसके चलते? तो मानसिंह के चलते मुगल साम्राज्य बिहार की स्थिति मजबूत हुई थी। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। किसके समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था? तो मानसिंह के समय। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये शेर शाह का प्रशासन व्यवस्था देखिए, तो उसमें केंद्रीय प्रशासन, दीवाने वजारत मंत्रालय का प्रधान। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दीवाने वजारत का अर्थ के रूप में क्वेश्चन आता है। तो राजा से बीत जिसका नेतृत्व वजीर ने किया था। दीवाने अर्ज सचिवालय प्रमुख दबीर थे। दीवाने ईसा शाही पत्र व्यवहार का मंत्री। विदेश मामलों के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो दीवाने रिसालत। विधि विभाग और काजी विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने कजा। ऐसे करके वो क्वेश्चन आता है मिलान करने के लिए। स्थानीय प्रशासन में देखिए तो सिकदरान कानून प्रशासन और मुंसिफा ग्राम प्रधान के रूप में होते थे, उसे सरकार कहा जाता था। परगना की जगह तहसीलदार, पुलिस प्रमुख, एक मुंसिफ, राजस्व आकलन करकुन रिकॉर्ड रखने वाला होता था। गांव राजस्व वसूली के लिए पटवारी और कानून को व्यवस्था थी। यहाँ देखिए सूर्यवंश के पतन के बाद बिहार क्षेत्र पर ताज खान करानी का शासन था। सूर्यवंश के पतन के बाद क्षेत्र पर ताज खान करानी का शासन था। उन्होंने बिहार शरीफ को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन बनता है कि सूर्यवंश के पतन के बाद बिहार क्षेत्र पर किसका शासन हुआ? तो ताज खान करानी को। और उसने किसको राजधानी बनाया? तो बिहार शरीफ को। और मुगल व्यवस्था में देखिए तो औरंगजेब ने अपनी प्रिय पुत्र अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतीपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। तो किसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद किया? तो अजीम ने, जो औरंगजेब का प्रिय पोता था। और वो 1702 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बन के आया था। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। पटना में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में करवाया था। वह मुगल सम्राट था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसने बिहार में राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में ही हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद
कमजोर होती गई। सत्ता में बिहार बिहार बंगाल का भाग बन गया। बिहार बंगाल का भाग बन गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई तो बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 में बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सफदर खां नवाब बना। अली वर्दी खान ने गिरिया युद्ध में सरफराज खान को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। तो गिरिया युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो अली वर्दी खां और सरफराज खान, जिसमें पराजित कौन हुआ था? तो सरफराज खां पराजित हुआ था। यहाँ गुलाम वंश के दौरान बिहार देखे तो गुलाम वंश के दौरान अली मर्दान के बाद हसमुद्दीन इवाज खिलजी ने लखनऊदी में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। लखनऊ लखनऊदी में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? हसन-मुद्दीन इवाज खिलजी ने की थी। वह तिरहुत शासकों से प्राप्त करने में सफल रहा। यह क्षेत्र किस शासक से प्राप्त करने में सफल रहा? तो तिरहुत शासक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया और बाद में लखनऊदी गया। इवाज खिलजी की सेना ने राजमहल पहाड़ियों के पास लड़ाई लड़ी, लेकिन आत्मसमर्पण करना पड़ा। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना प्रतिनिधि बनाया, लेकिन इवाज ने बाद में उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। बदले में इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज पर हमला किया और उसे मार डाला। उसने बिहार, अवध और लखनऊ को अपने शासन में शामिल किया। ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का दास था, जिसने बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया और बाद में लखनऊदी में गया, जहाँ इवाज की सेना ने राजमहल पहाड़ी के पास उसे लड़ाई लड़नी पड़ी और लेकिन वो आत्मसमर्पण कर दिया। इवाज ने इल्तुतमिश ने अपनी प्रतिनिधि या सूबेदार बनाकर मलिक अलाउद्दीन जानी को भेजा, लेकिन इवाज ने बाद में उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने बिहार, अवध, लखनऊ को अपने शासन में शामिल किया और 1229 ईस्वी तक शासन किया? तो इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज पर हमला किया और उसे मार डाला। ठीक। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बल्ख ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए इल्तुतमिश ने बल्ख को हराने के बाद बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल इल्तुतमिश ने इसे बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया, तो सैफुद्दीन ऐबक को बाद में तुगान खान बिहार का राज्यपाल बना। किसने बिहार को बंगाल से अलग किया था? तो इल्तुतमिश ने बल्ख को हारने के बाद किया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिहार पर से दिल्ली का नियंत्रण ढीला पड़ गया। बलबन ने लखनऊ के शासक तुगहिल खान को पराजित कर मार डाला और बुगरा खान को शासक बना दिया। मनेर बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल, परगना, नालंदा, लखीसराय, विक्रमशिला गुलाम वंश के अधीन थे। तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश स्वतंत्र थे, हालांकि उन्होंने दिल्ली को कर जरूर दिया।
ठीक है, इधर हो गया। यहाँ देखिए, मध्यकालीन गुलाम वंश में खिलजी शासन। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप कराकर राजस्व के रूप में आधी फसल की मांग की। तो किस शासक ने भूमि माप कराकर राजस्व के रूप में आधी फसल की मांग की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मुहिद्दीन इस्माइल को अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दरभंगा भेजा था? तो मोहम्मद इस्माइल को, लेकिन राजा शक्र सिंह ने उसे हरा दिया। शमसुद्दीन फिरोज शाह ने स्वयं बंगाल का शासक घोषित कर दिया और अपने पुत्र फिरोज शाह को 1309 से 1315 ईस्वी के मध्य बिहार का राज्यपाल घोषित किया। बाद में हातिम खान, जो फिरोज शाह के पुत्र थे, 1315 से 1331 ईस्वी के बीच बिहार का राज्यपाल बनाया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि किसने स्वयं को बंगाल का शासक घोषित किया खिलजी वंश के समय? तो शमसुद्दीन फिरोज शाह ने। इस तुगलक वंश देखिए तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल बिहार पर आक्रमण किया। लखनौती के राजा नसीरुद्दीन ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि सोनारगांव के राजा गयासुद्दीन बहादुर ने सुल्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उसे हरा दिया। उन्होंने मिथिला के राजा हरि सिंह देव को भी हराया। मिथिला के राजा हरि सिंह देव को हार का सामना गयासुद्दीन तुगलक के समय करना पड़ा था। तिरुद से तुगलक के सिक्के मिले हैं। इसे प्रमाण मिलते हैं कि तिरुद में तुगलक का शासन व्यवस्था कायम हो चुका था। यहाँ देखिए, उज्जैनी वंश बिहार राज्य का एक प्रमुख राजपूत वंश था। बिहार में बसने के बाद उन्होंने उज्जैनीय के नाम से जाना जाता है। वे अंत बिहार में भोजपुर क्षेत्र के शासक बने। उज्जैनियों विशेषकर बिहार के किस क्षेत्र के शासक बने? तो भोजपुर क्षेत्र के। चेर शासक सहसबल का वध कर भोजराज पुत्र देवराज ने भोजपुर की स्थापना की थी। भोजपुर में देवराज को संतन सिंह कहा जाता था। भोजपुर में देवराज को किस नाम से जाना जाता? तो संतन सिंह के नाम से जाना जाता था। उज्जैनियों और चेरों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई थी। उज्जैनियों के शासक गजपत ने शेरशाह सूरी के साथ गठबंधन किया, साथ मिलकर बंगाल सल्तनत को हराया था। बक्सर, जगदीशपुर, डुमरांव में उज्जैनी शक्तिशाली थे। भोजपुर के साथ साथ उज्जैनी कहाँ शक्तिशाली थे? तो बक्सर, जगदीशपुर, डुमरांव में भी। 1587 से 1607 ईस्वी के बीच कुमकुम चंद झराप भोजपुर के चेरों के प्रमुख थे। उज्जैनी और चेरों ने 1611 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, जिसे उज्जैनियों ने जीता। 16 से उज्जैनियों और चेरों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1611 ईस्वी में हुआ था। किसने जीता? उज्जैनियों ने जीता। मेदिनी राय चेरो वंश का सुप्रसिद्ध शासक कौन था? तो मेदिनी राय था। मेदिनी राय का क्षेत्र गया, अरवल, दाऊदनगर, रामगढ़ तक फैला हुआ था। मेदिनी राय की मृत्यु 1634 ईस्वी के अंत में हुई थी।
मीर राय की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाए तो 1634 ईस्वी के अंत में हुई थी। उनके बाद उनका पुत्र राजा प्रताप राय गद्दी पर बैठे। उसके शासन के दौरान राजा प्रताप राय के शासन के दौरान 3 मुगल आक्रमण हुए। अंत में चेरों ने आत्मसात कर लिया। अंत में चेरों ने ही आत्मसात कर लिया। अब यहाँ नोहानी वंश देखे तो सिकंदर लोदी के समय राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नोहानी राजवंश का उदय हुआ। किसके समय नोहानी राजवंश का उदय हुआ तो सिकंदर लोदी के समय हुआ। जैसे ही सिकंदर लोदी सत्ता में आया, जौन जौनपुर जौनपुर के राज्यपाल बिहार से भाग गए, क्योंकि सिकंदर लोदी की सैन्य शक्ति काफी मजबूत थी। तिरहुत सारण के जमींदार केंद्रीय शासन के खिलाफ थे। इस सब के कारण सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण किया। किस कारण से सिकंदर लोदी ने बिहार पर आक्रमण किया तो तिरहुत और सारण के जमींदार ने केंद्रीय शासन के खिलाफ मोर्चा उठा लिया था, इसीलिए सिकंदर लोदी को बिहार पर आक्रमण करना पड़ा था। तो क्वेश्चन ऐसे टर्न घुमा के पूछा जा सकता है। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया। दरिया खान नोहानी को बिहार का शासक नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक बिहार का शासक बना रहा। सिकंदर लोदी ने किसे हराया तो हुसैन शाह सरकी को हराया। बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया तो दरिया खान नोहानी को। उसके बेटे बहार खान नोहानी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1523 ईस्वी में शासक बना। उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण किसने की थी तो बहार खान नोहानी ने। इब्राहिम लोदी ने उस पर आक्रमण किया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया अपने आप को बहार खान नोहानी। तब इब्राहिम लोदी ने उस पर आक्रमण किया। दिल्ली सेना लेकिन बाद में हार भी गई। इस हार के कारण मोहम्मद साम्राज्य का विस्तार बिहार से कन्नौज तक हुआ। 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर द्वारा पराजित होने के बाद सुल्तान घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था तो 1529 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाद में सुल्तान मोहम्मद ने बाबर के अधिकार को स्वीकार कर लिया। सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका बेटा जलान खान सिंहासन पर आसीन हुआ। शेरशाह सूरी को उनका सलाहकार एवं रक्षक नियुक्त किया गया था। घाघरा का लड़ाई 1529 में सुल्तान मोहम्मद और बाबर के बीच हुआ था। ठीक, यहाँ देखिए अलीवर्दी खान के बारे में। अलीवर्दी खान को नयाब नाजिम या उपनवाब के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1756 ईस्वी तक पद पर रहा। इस अवधि में अफगानों के कई आक्रमण देखे गए क्योंकि मुगल शासन कमजोर हो गया था। अलीवर्दी खान पटना और रानी सराय की लड़ाई में विद्रोह और आक्रमण को दबाया। पटना और रानी सराय की लड़ाई विद्रोह को और आक्रमण को किसने दबाया तो अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपये भुगतान करने के बाद सम्राट मोहम्मद से एक फरमान प्राप्त करके अपने कब्जे को वैध बनाया कि शासक ने सम्राट मोहम्मद के फरमान प्राप्त करने के लिए अपने कब्जे हुए क्षेत्र को वैध के रूप में मान्यता देने के लिए उसे 2 करोड़ की रिश्वत के रूप में दिया तो अलीवर्दी खान ने उन्होंने सिराउद्दौला का पक्ष लिया और नामित किया, जो
उनकी सबसे छोटी बेटी के बेटे थे बंगाल में। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने कारखानों को मजबूत करने से रोक दिया, लेकिन उनके आदेशों का पालन करने से इनकार करने से अंग्रेजी सेना के साथ प्लासी का लड़ाई 1757 में हुआ। यह अपन लोग भारत के आधुनिक भारत में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसीलिए बस यहाँ एक लाइन बिहार के मध्यकालीन इतिहास में जान लेते हैं। मिर्गा सिंह ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दी। किस शासक ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दी? तो मिर्गा सिंह ने। उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई राजस्व और सैन्य सुधार किए। मिर्जाफर ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार और 24 परगना की जमींदारी का अधिकार अंग्रेजों को दिया, और उन्होंने क्लाइव का जयकाल भी कहा। और उन्होंने क्लाइव को जयकाल भी कहा। किस शासक ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार और 24 परगना की जमींदारी का अधिकार दिया? तो मिर्जाफर ने। 1763 में अंग्रेजों द्वारा उनकी नियुक्ति मिर्गा सिंह के साथ युद्ध छिड़ने के बाद फिर नियुक्त किया गया था। इस सारा डिटेल कहानी भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हम सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सासाराम गए थे। सासाराम और गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को छोड़ गए थे। किस सिख धर्म के गुरु ने अपनी पत्नी गुर्जरी देवी को पटना में छोड़ गए थे? श्री गुरु तेग बहादुर, जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 13 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने। 10वें गुरु गोविंद सिंह कब बने? 1676 ईस्वी में बने। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और कब किया था? तो 1699 ईस्वी में किया था। ठीक। देखते हैं आगे, स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया है। मत यहाँ देखिए, बिहार सूफीवाद के विकास का केंद्र रहा है, क्योंकि कुछ सूफी संत जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे की शुरुआत की, इस्लामी कला के आसपास यहाँ बस गए। इस्लामी काल के आसपास यहाँ बस गए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म 1660 ईस्वी में पटना में हुआ था।
जो पीछे देखे हैं, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उनके जन्म स्थान की याद में निर्मित तख्त श्री हर मंदिर साहिब को सिखों द्वारा 5 अकाल तख्तों में से एक माना जाता है। हिंदूवाद देखें तो हिंदू धर्म मुख्य धर्म है। गया में विष्णु मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। विष्णु मंदिर कहाँ पे है? गया में। वो नया क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। इसका निर्माण 1783 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवा। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाई थी? तो 1783 ईस्वी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय अधिक लोक हिंदू धर्म के किस संप्रदाय ने अधिक लोकप्रियता हासिल की? तो शैव संप्रदाय ने। मिथिलावासी शक्ति के उपासक थे। कहाँ के वासी शक्ति के उपासक थे? तो मिथिलावासी। इस सिख धर्म के बारे में ऊपर पीछे पढ़ चुके हैं। गुरु गोविंद करतार पोथी ये एक आध्यात्मिक नेता एक योद्धा मुगल सेना के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा नामक सिख योद्धा को तैयार किया था। गुरु गोविंद सिंह ने करतारपुर पोथी को गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को ही दिया जाता है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब जिसे पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, सिख धर्म की 5 तख्तों में से एक है। सूफीवाद बिहार में सूफीवाद वजीदिया स्कूल से संबंधित है। बिहार में सूफीवाद किस स्कूल से संबंधित है? वजीदिया स्कूल से संबंधित है। बिहार शरीफ सारण चिश्ती सूफीवाद की गतिविधियों का उल्लेखनीय केंद्र रहा है। चिश्ती यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चिश्ती सूफीवाद गतिविधि का केंद्र बिहार के कौन सा जिला रहा है? तो बिहार शरीफ और सारण। सुतासिया स्कूल के सबसे महान सूफियों में से एक वैशाली के पास बनिया बसर के अबुल फैज काजिन ओला थे। सुतासिया स्कूल के महान सूफियों में से एक कौन थे? तो अबुल फैज काजिन ओला थे। इमाम ताज फकीर चिश्ती कादरी सुहादरदी फिरदौसी नक्शबंदी बिहार के लोकप्रिय सूफीवाद के विभिन्न संप्रदाय थे। महमूद शरफुद्दीन अहमद अय्या मनेरी प्रमुख सूफी संत थे जिनका जन्म जुलाई 1264 में पटना के मनेर गांव में हुआ था। पटना के मनेर गांव में यहाँ पूछा जा सकता है कि महमूद शरफुद्दीन अहमद मनेरी सूफी संत का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के मनेर गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अरबी फारसी तुर्क दर्शन और धर्म के ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनेर छोड़ दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक स्थानीय कर्नाट वंश बच गया था, थोड़ा समझाने। स्थानीय वंश कर्नाट वंश है। मिथिला की कर्नाट वंश मिथिला का शासक था। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नैनदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरौगढ़ जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी बिहार के अभियान के समय बख्तियार खिलजी के समय बख्तियार खिलजी के अभियान के समय बिहार के कर्नाट शासक कौन थे? तो नरसिंह देव थे और उन्होंने नजराना भेंट देकर सहयोग किया था क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की। कर्नाट वंश के तुर्क सेनापति तुगरिल के अभियान की चर्चा कहाँ किसने की है? तो तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की है। सामान्य दिल्ली सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना भेंट
नजराना एवं भेंट का था, परंतु व्यासंतुलु ने अपने बंगाल अभियान के दौरान कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। किसने किस तुगलक शासक ने बंगाल अभियान के दौरान कर्नाट क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, चलिए आगे। यहाँ देखिए, बिहार में आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति देखिए उस टाइम, तो आजीविका के लिए चावल, कपास, गेहूं, दालें, तांबे, अफीम की खेती आजीविका के प्रमुख स्रोत थे। और उद्योग कौन कौन से उस टाइम तक अस्तित्व में आ गए? तो इस अवधि में छोटे पैमाने पर रेशम, चीनी, चमड़ा, कपड़ा उद्योग। समाज कुलीन एवं मध्य वर्गीयों की तुलना में आम लोगों की स्थिति दयनीय थी। बिहार और बंगाल के नवाब के बारे में पीछे हो चुका है। चलिए आज इतना ही था। कल हम लोग आधुनिक बिहार का रिवीजन करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये सीजन अच्छा लगा हो। धन्यवाद।